हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोमेश जैन, एसओजे रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा। आज जो ये जेईई एडवांस 2024 का पेपर हुआ है उसके मैं मैथमेटिक्स के पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक का डिस्कशन कर रहा हूँ। क्लियर? होप कि सभी बच्चों का अच्छा हुआ होगा। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस पैरेलल टू द लाइन दिस एंड इंटरसेक्ट द प्लेन दिस। वेक्टर 3D का इजी क्वेश्चन था। क्लियर? तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट से एक लाइन पास होती है जो इसके पैरेलल है। तो मैंने P पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन की इक्वेशन लिख ली, दैट इज x - 1 और पैरेलल है इसके, तो ये आ गया आपका 1। इसी तरह y - 3/2 एंड z - 2/1। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, लाइन पर एक पॉइंट मान लिया करते हैं। तो मैंने इसको लैम्डा के इक्वल कंसिडर किया। यहां से कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, लैम्डा +1, 2 लैम्डा +3, लैम्डा +2, ये इस लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। क्लियर? अब ये कह रहे हैं कि ये जो लाइन है इस प्लेन L1 को Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो ये हमने किसी पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लिए। अब ये Q पॉइंट किस पर लाई करेगा, इस प्लेन पर लाई करेगा। तो मैंने इस प्लेन में पुट कर दिया, तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई, दैट इज लैम्डा +1 - 2 लैम्डा -3 और यहां से मेरे पास हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपका 3 लैम्डा +6 दैट इज इक्वल टू 6। यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है? तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास, लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर? तो लैम्डा 1 आने से हमारे पास जो ये Q पॉइंट है, इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, दैट इज इक्वल टू 2, 5 एंड 3। ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। क्लियर? अब यहां से इन्होंने आगे क्या क्या कहा है कि अब इन्होंने कहा है कि एक और लाइन है जो ये Q से पास हो रही है परपेंडिकुलर टू प्लेन L1। L1 प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका L1 प्लेन के जो dr है वही हमारे इस लाइन के dr हो जाएंगे नॉर्मल के। ठीक है? तो अब यहां से हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो यहां से इस लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं जो इस Q पॉइंट से पास हो रही है। तो नई लाइन की इक्वेशन मैंने मान ली, दैट इज x - 2 y - 5 z - 3 और उसके dr हो जाएंगे आपके पास 1 - 1 एंड 3, दैट इज 1 - 1 3। ठीक है? अब ये जो नई लाइन है ये इस नए प्लेन को R पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगेन R पॉइंट निकालने के लिए हमने इसको किसके इक्वल कंसीडर कर लिया, K के इक्वल कंसीडर कर लिया। यहां से हमारे पास R पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, दैट इज इक्वल टू K + 2 -K + 5 3K + 3। क्लियर? अब ये वाली लाइन इस नए प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है R पॉइंट पर। क्लियर? तो हमने एक जनरल पॉइंट R मान लिया ये। अब इस पॉइंट को यहां पर हमने पुट कर दिया। ठीक है? तो हमारे पास है 2x - y, तो यहां पर पुट कर रहा हूं बच्चों, 2x दैट इज K + 2 माइनस y तो -K, तो ये हो जाएगा +K - 5 एंड +z दैट इज इक्वल टू 3K + 3 दैट इज इक्वल टू -4। क्लियर? अब यहां से हमने इस K को सोल्व किया, तो यहां से K की वैल्यू आ गई 2K, 3K, 6K और ये आ गया अब K इक्वल टू -1 आ गया। इस तरह हमारे पास K की वैल्यू -1 आ गई। तो पर्टिकुलर जो R पॉइंट है वो हमको मिल गया, K की वैल्यू -1 आने से 1, K की वैल्यू -1 तो 6 एंड K की वैल्यू -1 दैट इज 0। इस तरह से हमारे पास P पॉइंट ऑलरेडी मिल चुका है, Q पॉइंट हमने निकाल लिया है, R पॉइंट हमने निकाल लिया बच्चों। ठीक है? अब ऑप्शंस पे जाते हैं। पहला ऑप्शन है कि द लेंथ ऑफ द सेगमेंट PQ। तो PQ सेगमेंट की लेंथ पूछ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 141√6। यस, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। इसके बाद देखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द R। तो R के कोऑर्डिनेट आए 160 जबकि यहां पर दिया है 163, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिमिलरली द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल PQR, इसका सेंट्रोइड पूछा है हमसे, तो इट इज 4/3, 14/3, 5/3। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है? लास्ट पूछा है पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो PQ लेंथ हमने निकाल ली है, इसी तरह QR और RQ लेंथ निकाल के आप पेरीमीटर चेक करोगे तो ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ठीक है? तो आसान क्वेश्चन था, सिंपल। अपन को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन निकालने थे बच्चों। क्लियर? तो आई थिंक ये एक इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, A1, B1, C1 आर द 3 पॉइंट्स इन XY प्लेन। 2D का क्वेश्चन है। अब इन्होंने दिया सपोज द लाइन आर टेंजेंट्स टू द कर्व पैराबोला। तो पैराबोला पर टेंजेंट्स का क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो यहां पर इन्होंने एक पैराबोला दिया है y² = 8x।
ठीक है, अब एक पॉइंट दिया इन्होंने 0 0 ओरिजिन दिया है और C1 पॉइंट दिया है -4,0। तो ये आपका C1 पॉइंट है, ये 0। ये कह रहा है यहां से दो टेंजेंट जा रही है, ये C1A1 और इसी तरह ये C2B2। तो अब इन टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखनी है, तो मैंने एक जनरल टेंजेंट मान ली YT is equal to x plus AT square. It is any tangent of this parabola. अब ये किससे पास हो रही है? C पॉइंट से पास हो रही है, that is -4,0। तो मैंने -4,0 से पास करा दिया, तो ये आ गया -4a। a की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये आ जाएगा आपका 2t स्क्वायर। तो t स्क्वायर बराबर 2, तो यहां से t की वैल्यू आ गई प्लस और माइनस √2। ठीक है, तो प्लस और माइनस √2 आने से अब ये पॉइंट होता है AT स्क्वायर 280। a की वैल्यू 2 है और t स्क्वायर की वैल्यू भी 2 है, तो AT स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 4,280। तो 2a की वैल्यू 2 थी अगेन, तो 4t आ गया और t की वैल्यू √2 है, तो 4√2। इसी तरह ये पॉइंट हो जाएगा 4, -4√2। A1 आ गया, B1 आ गया, C1 ऑलरेडी -4,0 एंड ओरिजिन ऑलरेडी 0,0। तो सारे कोऑर्डिनेट्स यहां पर बच्चों निकल गए। अब इन्होंने कहा द लेंथ ऑफ OA1, तो OA1 की लेंथ आप आसानी से निकाल सकते हो, तो OA1 की लेंथ आपके पास 4√3 आ जाएगी। इसी तरह आगे इन्होंने कहा द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट A1B1 लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालनी है, इट इज 4√2 दैट इज 8√2। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल A1B1C1। इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकालना है अपन को। क्लियर? तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है बच्चों? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। तो यहां से एल्टीट्यूड तो यही जा रहा है y = 0। अब एक एल्टीट्यूड और निकाल लेते हैं अपन, ये वाला, और दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। क्लियर? अब ये एल्टीट्यूड निकाल रहे हैं, तो इस लाइन का स्लोप निकाल लो। इस लाइन का स्लोप हो गया आपके पास -4√2/8। तो इस लाइन का स्लोप हो गया -4√2/8 दैट इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास -1/√2 आ गया। अब इसके परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का जो स्लोप हो गया वो आपका √2 हो गया। ठीक है, अब मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूं। इस लाइन की इक्वेशन हो गई y - 4√2 इट इज x - 4। क्लियर? तो यहां से आ गया y = √2x आ गई। ये आ गई लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है। क्लियर? वो डायग्राम है, रफ डायग्राम है। इसका मतलब ये लाइन आपकी जो आ रही है ओरिजिन से पास हो रही है एल्टीट्यूड। इसका मतलब ये जो ऑर्थो सेंटर बनेगा वो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। सो ऑर्थो सेंटर इज 0,0। यस, इट इज द करेक्ट ऑप्शन सी। क्लियर? एंड डी ऑप्शन इज अगेन ऑर्थो सेंटर इज 1,0। ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये भी आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन था कॉनिक सेक्शन में पैराबोला की टेंजेंट्स का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेट द फंक्शन दिस फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू R एंड g फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू R। दो वैल्यू दे रखा है और ये वैल्यू हमसे पूछी। वैसे तो बच्चों ये आसान क्वेश्चन है, ये फंक्शनल रिलेशन में हम लोग इस तरह के रिलेशंस पढ़ते हैं। क्लियर? तो फंक्शनल रिलेशन में हम इस तरह के रिलेशन पढ़ते हैं, बट वहां पर अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस वगैरह दे रखा है तो हम लोग इन जनरल वो फंक्शन कंसिडर करते हैं। अदरवाइज हमें यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने लिखा है फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू R। क्लियर? अदरवाइज फिर हमें इसको सिंपल वे में जैसे हम प्रोसीड करते हैं वैसे करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो हमें रिलेशन दे रखा है f(xy) = f(x)(fy)। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया, x और y दोनों को 0 पुट कर दिया। x और y दोनों को 0 पुट करने पर f0 f0 f0, तो यहां से हमारे पास f0 की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब इसके बाद अपने पास क्या है कि इस तरह के रिलेशन आ गए। अब मैंने y को x पुट कर दिया, तो y को x पुट किया तो f(x), तो f(2x), यहां से मेरे पास हो गया f(x), तो 2 टाइम्स ऑफ fx हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिए हमको एक तो वैल्यू दे रखी है इन्होंने f(-3/5) की। ठीक है, तो वहां आगे अपन इसको प्रोसीड करते हैं। अब अगर मैं y को 2x पुट कर दूं, तो y को 2x पुट कर रहा हूं तो यहां पर हो गया f(3x), यहां पर हो गया y को 2x पुट किया तो ये हो गया f(x) + f(2x)।
एफ ऑफ 2x की वैल्यू है 2fx, तो ओवरऑल ये आपके पास हो गया 3fx हो गया। इसका ना एफ ऑफ 3x इक्वल टू एफ ऑफ 3 टाइम्स ऑफ fx हो गया। इसी तरह हम लोग प्रोसीड करते रहेंगे, जैसे यहाँ पर 3x पुट कर दो, 3x की वैल्यू ऑलरेडी 3fx आ गई हमारे पास। तो फाइनली यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि f ऑफ nx दैट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ fx आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से हमें एक रिजल्ट दे रखा है f ऑफ -3/5, ठीक है, और यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है f ऑफ 1/4 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसी रिलेशन में अगर मैं x और y दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें f ऑफ 1/4 चाहिए, तो मैंने f ऑफ 1/4 यहाँ पर पुट कर दिया, तो x को मैंने पुट किया 1/4, है ना, हमें चाहिए f ऑफ 1/4, तो मेरे पास आ गया 1/4 पुट करने से n f ऑफ 1/4 दैट इज इक्वल टू f ऑफ n/4, ठीक है। अब हमें f ऑफ 1/4 की वैल्यू चाहिए, -3/5 की वैल्यू दे रखी है, तो मैंने -3/5, तो n/4 को मैंने -3/5 पुट कर दिया, बोले तो n इक्वल टू -12/5, तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई। इसको हमने, तो ये n की जगह यहां पर पुट किया मैंने -3/5 f ऑफ 1/4, और ये हो गया f ऑफ -3/5 विच इज इक्वल टू 12, ठीक है बच्चों। तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, f ऑफ 1/4 की, तो f ऑफ 1/4 की वैल्यू आ गई, n की जगह हमने पुट किया है 12/5, है ना, तो 3/5 है ना, और इंटू 4, तो ये आ गया आपके पास 12 से 12, तो f ऑफ 1/4 की वैल्यू आ गई -5। एक रिजल्ट तो हमें ये मिल गया बच्चों, ठीक है। इसी तरह g -1/3 दे रखा है और g का फंक्शनल रिलेशन हमें दे रखा है, ठीक है, तो इसी तरह हम लोग gx फंक्शन में इस वैल्यू को निकालने की ट्राई करते हैं। अब यहां पर अगेन देखो, मैंने x और y को 0 0 पुट कर दिया, तो x और y को 0 पुट किया, तो हमारे पास हो गया g0 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से g0 की दो वैल्यू आ गई, आइदर 0 और 1, बट हमें दे रखा है, इसका रेंज दे रखा है 0 से इनफाइनाइट है, इसका मतलब g0 की वैल्यू 0 तो नहीं होगी, इसका मतलब g0 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ठीक है, तो g0 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक। अब इसी तरह हम लोग इसको प्रोसीड कर रहे हैं, x और y हो गया, अब अगेन मैंने x पुट कर दिया, तो मेरे पास आ गया g2x दैट इज gx इंटू gx दैट इज g स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पर x को अगेन यहाँ पर वैल्यू पुट किया, मान लो मैंने 2x पुट कर दिया, ठीक है, तो x को y को 2x पुट किया, तो मेरे पास आ गया 2x पुट करने पर g3x, तो यहां पर हो गया gx g2x, और g2x की जगह लिख दिया मैंने g स्क्वायर x, तो ये g क्यूब x हो गया। इसी तरह ये पैटर्न आगे चलता जाएगा, तो यहां से मैं कह सकता हूं gnx दैट इज इक्वल टू gx की पावर n हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है g -1/3 की, ठीक है, तो g -1/3 की वैल्यू निकालनी बच्चों, तो यहां पर मैंने x को -1/3 पुट कर दिया, ठीक है, तो मैंने x को -1/3 पुट कर दिया, तो g ऑफ -1/3 होल पावर n दैट इज इक्वल टू, यहां पर आ गया g -n/3, ठीक है, ये अपने पास रिजल्ट आ गया, और हमें वैल्यू दे रखी है यहां पर g -1/3। अच्छा, मुझे g ऑफ -2 निकालना है, ठीक है, तो इसकी जगह -2 पुट कर दीजिए, चलिए, तो हमें क्या है g ऑफ -2 निकालना है, इसकी जगह मैंने -2 पुट कर दिया, x इक्वल टू -2, तो हमारे पास हो गया g -2 की पावर n दैट इज इक्वल टू, मेरे पास हो गया g ऑफ -2n हो गया, ठीक है। अब हमें वैल्यू दे रखी है -1/3 की, ठीक है, तो -1/3 की वैल्यू निकालने के लिए n को मैंने 1/6 पुट कर दिया, क्लियर, तो n को 1/6 पुट कर दिया, तो यहां पर वैल्यू आ गई g -2 होल पावर 1/6, तो यहां मैंने n को 1/6 पुट किया, तो g ऑफ -1/3 आ गया दैट इज इक्वल टू 2, तो यहां से मुझे g -2 की वैल्यू मिल गई दैट इज 2 की पावर 6 विच इज 64, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 64, इट इज -5,
इट इज -8, तो ओवरऑल ये आ गया आपका 51, तो आंसर इज 51। यस, इट इज द 51 आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट, तो समझ में आ गया। तो हमें क्या है कि इस तरह से प्रोसीड करना था, और डायरेक्टली आप फंक्शन भी कंसिडर कर लेते तो शायद आंसर आपका मैच तो कट जाता। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। A bag contains n balls, out of which 3 balls are white, 6 balls green, and remaining are blue. Assume that the balls are identical. 3 balls are drawn randomly one after the other. Then कुछ इवेंट्स दे रखी है और हमें उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हमें n फाइंड करना है बच्चों। क्लियर? ये भी प्रोबेबिलिटी का आसानी क्वेश्चन है। देखिए इसमें सबसे पहले हमें एक रिजल्ट दे रखा है, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ B3/W1 इंटर G2। तो इसका अपन को फॉर्मूला मालूम है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटर W1 इंटर G2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटर G2। क्लियर? इसका रिजल्ट हमें ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने, इट इज 2/5n डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटर G2। W1 व्हाइट बॉल आ जाए, कितनी व्हाइट बॉल है? 3 व्हाइट बॉल है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि 3 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली वन आफ्टर अनदर, तो व्हाइट प्रोबेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/n, और अगली बॉल आपकी ग्रीन आ जाए तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/n-1, और ये रिजल्ट इन्होंने दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 2/9। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास रिजल्ट इस तरह से बन गया। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करना है, n से n कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n-1 इक्वल टू 10, सो n इक्वल टू 11। इस तरह से ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इन्होंने वैल्यू ऑफ n पूछी थी, दैट इज इक्वल टू 11। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं हम लोग। लेट द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ fx इक्वल टू 0, है ना। सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन था। इक्वेशन देखने में थोड़ा बड़ी लग रही है, बट अगर आप ध्यान से देख रहे हो, e पाई एक्स ये वाला पार्ट सेम दे रखा है, इवन ये वाला पार्ट भी सेम दे रखा है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। यहाँ पर इन्होंने कहा fx इक्वल टू 0, तो हमने fx को 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, या फिर इस पार्ट को हमने कॉमन ही ले लिया, तो इस वाले पार्ट को हमने कॉमन ले लिया, दैट इज x की पावर 2023 प्लस 2024x प्लस 2025 डिवाइडेड बाई e की पावर पाई x, और ये हो गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास साइन x प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये तो कभी 0 होगा नहीं, इसका सॉल्यूशंस मिलेंगे वो यहाँ से मिलेंगे। क्लियर? अब ये भी कभी 0 होगा नहीं, इसका d नेगेटिव है, तो यहाँ से भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो दिस पार्ट इज इक्वल टू 0। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑड ऑर्डर पॉलिनोमियल है, और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, यहाँ पावर 2022 आ जाएगा प्लस 2024, इसका इस वाले पार्ट का जो डैश आएगा दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और ऑड ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, सो एक्स एक्सिस को एक जगह कट करेगा, सो देयर इज वन सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। तो आई थिंक ये चारों पांचों क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन ही है, तो हम लोग इनको आसानी से कर सकते थे, बहुत टफनेस इनमें नहीं है बच्चों।